हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम करने जा रहे हैं हमारा साइंस का क्वेश्चन पेपर जो लेटेस्ट हमारा 2022 एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है, सो आई होप आप सभी का पेपर जो वो अच्छे से हुआ होगा। तो आज जो मैं क्वेश्चन पेपर करने वाली हूँ वो है सीरीज बी का। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपकी सीरीज का भी क्वेश्चन पेपर बनाऊं तो आप नीचे कमेंट डाउन कर सकते हो। सो आज हम सबसे पहले करने वाले हैं पार्ट ए, जिसमें हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि पार्ट ए में 20 क्वेश्चन होते हैं। तो इस 20 क्वेश्चन से ही आप जो है वो पास हो सकते हो आराम से। तो अगर आप जो है वो 20 देखते हैं कि अब आप कितने 20 में से स्कोर कर पाते हो। वन मोर थिंग कि आपको याद होगा कि हमने इसी चैनल के ऊपर एक और वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर जो था वो सॉल्व करवाया था। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। एटलीस्ट आप 10 क्वेश्चन जो थे वो उसी मॉडल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके जो थे वो इसमें से कर सकते थे। तो मैं आगे आपको बताऊंगी कि कौन कौन से वो क्वेश्चन थे जिनको आप उस पुरानी वीडियो को देख के सॉल्व कर सकते थे आसानी से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो हमारा यह सेक्शन ए और हम देखते हैं कि आप कितना स्कोर कर पाते हो आउट ऑफ 20। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो ये था, केमिकल फॉर्मूला ऑफ इथेन इज। आपसे इथेन का केमिकल फॉर्मूला पूछा गया था। तो आपको याद होगा कि जब हमने मॉडल क्वेश्चन पेपर किया था वहां पे आपसे पूछा गया था सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन, वहां पे आपको मीथेन का स्ट्रक्चर पूछ लिया गया था। तो वहां पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो स्ट्रक्चर बनते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन वाले स्ट्रक्चर बोलते हैं। वहां पे किसी और कंपाउंड का नाम लेके पूछा गया था, यहाँ पे कुछ और कंपाउंड का नाम लेके आपसे पूछ लिया गया है। पर अगर आपने वीडियो देखी हो तो आपको लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता। तो आपसे पूछा गया है यहाँ पे इथीन का स्ट्रक्चर। जब भी हम किसी भी मॉलिक्यूल के एंड में इन लगाते हैं इसका मतलब है कि वहां पर डबल बॉन्ड का करैक्टर होगा। ठीक है, वहां पे डबल बॉन्ड जरूर होगा। तो हमें ये भी पता है कि कार्बन जो है वो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। तो अगर वो 4 बॉन्ड बना सकता है और इथीन में हमें एक और चीज पता है कि यहाँ पे 2 कार्बन इन्वॉल्व होते हैं। तो अब हम यहाँ पे 4 बॉन्ड को हम यहाँ पे इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन उसको कंप्लीट करेंगे और आपको यहीं से पता लग जाएगा कि इथीन का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो हमने बोला इथीन के अंदर 2 कार्बन होंगे, तो यहाँ में 2 कार्बन दिख रहे हैं। हर एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। तो ये वाले कार्बन का देखिए 1 2 3 एंड 4, ये इसके 4 बॉन्ड हो गए। सेम इस वाले कार्बन के 1 2 3 एंड 4, तो ये इसके 4 बॉन्ड हो गए। तो इस तरह से हमें पता लगेगा कि इथीन का जो फॉर्मूला होगा वो होगा C2H4। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर होगा वो होगा ए। और यहाँ पे मैंने आपको विद एक्सप्लेनेशन लिखा है सो दैट कि आपको कोई डाउट ना रहे कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो मैंने यहाँ पे इसका विद एक्सप्लेनेशन आपको आंसर लिख दिया है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 2। और ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो मुझे गलत लग रहा है क्योंकि यहाँ पे पूछा गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द पोटेशियम आर। तो आप जहां कहीं से भी सर्च कर लो, जहां से भी देखो, अपनी बुक को भी अगर आप खोल के देखते हो तो आपको वहां पे पता चल गया कि जो पोटेशियम है उसका सिर्फ एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, बट आप देख पा रहे होंगे कि इन चारों ऑप्शन में से कहीं पे भी वन जो है वो लिखा हुआ नहीं है। तो इसलिए मेरे अकॉर्डिंग इसके सारे के सारे ऑप्शन ही गलत हैं। बट अदरवाइज अगर हम एक फिर भी अगर आपको एक ऑप्शन चूज करना ही होता तो आप जो वो डी वाले ऑप्शन को चूज कर सकते थे जहां पे लिखा हुआ है 9। क्योंकि जब वो 9 की 9 इलेक्ट्रॉन अपने रिमूव कर देगा तब जाके उसके पास एक और जो है वो एक स्टेबल कन्फिग्रेशन अटेन होगी। पर उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज करना एक एटम के लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1 होना चाहिए। बट यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दिया गया है, तो उसके अलावा जो आप एक आंसर चूज कर सकते थे वो ऑप्शन नंबर डी को चूज कर सकते हो। सो आई होप आपको क्लियर होगा। आप नीचे कमेंट डाउन कर सकते हो कि आपने क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आंसर जो है वो लगाया हुआ है। ठीक है, सो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है बडिंग अकर इन विच ऑर्गेनिज्म, कि ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर बडिंग होती है। तो इसका सबसे सही और बाकी सभी ऑप्शंस में से जो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर था वो था हमारा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें हमारा बोला गया था हाइड्रा। ठीक है, यहाँ पे मैंने अगेन आपको एक्सप्लेनेशन भी लिख दिया कि बडिंग होती क्या है। बडिंग जो एक तरह की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म जो वो रिप्रोड्यूस करते हैं इन दिस मैनर इन विच स्मॉल बर्ड्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द पेरेंट सेल एंड गेट सेपरेटेड एंड मैच्योर इनटू द न्यू ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे हो सकता है आपको हाइड्रा और ईस्ट के बीच में कंफ्यूजन हो क्योंकि आपने दोनों के अंदर ही जो वो बडिंग देखी है। बट अगर आप अमंग हाइड्रा एंड ईस्ट देखोगे तब भी उनमें से जो ज्यादा सही वाला आंसर है वो हमारे पास हाइड्रा है, क्योंकि ईस्ट जो एक यूनिसेलुलर फंगस टाइप है। और अगर बाकी के फंगस को देखते हो तो वो जनरली बडिंग वाले क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करते हैं। तो अमंग दीज 4 जो हाइड्रा है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट और सही आंसर है। तो अगर आपने ये लगाया तो आपको एक और मार्क्स यहाँ पे मिल जाएगा। तो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो अभी अगेन इस क्वेश्चन को भी आप आराम से सॉल्व कर सकते थे अगर आपने हमारी वो पुरानी वाली वीडियोस देखी होती जिसमें मैंने आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर करवाया। तो वहां पे भी आपको एक इस तरह का क्वेश्चन
क्वेश्चन था जहां पे आपसे पूछा गया था, वहां पे आई थिंक आपको एल्डिहाइड वाला ग्रुप पूछा गया था, यहाँ पे आपको कीटोन ग्रुप पूछा गया था। क्योंकि मैंने आपको जब पार्ट ए के क्वेश्चन करवाए थे पुरानी वीडियो में, तो मैंने आपको बाकी के ऑप्शंस की भी एक्सप्लेनेशन दी थी, तो अगर आपने उसको ध्यान से सुना होगा तो आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पे मैंने आपके ऑप्शंस नहीं रखे हैं, पर जो करेक्ट आंसर वो मैंने लिख दिया है कि ये जो है वो हमारे पास कीटोन है, कीटोन ग्रुप का स्ट्रक्चर है। तो वो इस फॉर्म में ड्रॉ किया हो तो भी आप कीटोन बोलोगे, इस फॉर्म में ड्रॉ किया होगा तो भी वो कीटोन का स्ट्रक्चर, इस फॉर्म में ड्रॉ किया तो भी कीटोन का स्ट्रक्चर है। तो आई थिंक आपका जो क्वेश्चन पेपर था उसमें इस तरह का जो वो स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाया गया था और आपसे पूछा गया था इनमें से कौन सा वाला जो वो कीटोन ग्रुप है। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर है वो ये वाले स्ट्रक्चर वाला होना था, जो कि आपका आई थिंक ऑप्शन नंबर 1 था आपके क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ। तो आपको लग रहा होगा पता है कि अगर आपने वो मॉडल क्वेश्चन पेपर वाला टॉपिक देखा होता तो अभी तक आप 2 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। अगेन इस तरह का क्वेश्चन जो है वो हमने अगेन जो है वो थोड़ा बहुत इससे मिलता जुलता क्वेश्चन जो है वो पहले भी किया हुआ था मॉडल पेपर के अंदर। सो अगेन यहाँ पे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैव इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 282। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो वो 282 है? तो वो हमें पता है, हमारा आंसर होगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 282, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर रहता है वो होता है 12। और आपको याद होगा कि इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन था जब हमारे से पूछा गया था XCl2। तो आपसे पूछा गया कि X क्या है, तो X क्या था हमारे पास, वहां पे भी मैग्नीशियम था। क्यों था ये मैंने एक्सप्लेनेशन दी थी, और वहीं से ही आपको एक और क्वेश्चन जो वो उठा लिया गया है। तो अगर आपने किया होता तो अगेन आप 3 क्वेश्चन अभी तक जो वो सॉल्व कर पाते आराम से उसी में से। अगेन सेम इसी तरह का क्वेश्चन आपसे मॉडल पेपर में पूछा गया था, डैश इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। वहां पे आपसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूछा था, यहाँ पे आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव का पूछा था। तो अगर आपको मेल का पता है तो आप फीमेल का बता सकते हो, और अगर आपको फीमेल का पता है तो आप मेल का भी बता सकते हो। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा सी, जिसको बोलते हैं स्क्रॉटम। क्योंकि जो स्क्रॉटम होता है वह आउटर कवरिंग होती है टेस्टिस की, जो कि सिर्फ और सिर्फ मेल के अंदर ही पाया जाता है। तो इसलिए आपसे ये पूछा गया था कि कौन सा वाला नहीं है, तो इनमें से जो आंसर होगा वो स्क्रॉटम होगा, क्योंकि ओवरी, यूट्रस एंड ओविडक्ट ये जो वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आते हैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 7। और सेम यही क्वेश्चन जो वो आपको अगेन मॉडल पेपर में पूछा गया था, हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, और आपको डिफरेंट डिफरेंट लॉज के बारे में पूछा गया था उसके अंदर। और ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था और बोला भी था कि आप इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जोहन मेंडल, जिनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। और ये एक्सप्लेनेशन मैंने आपको उस टाइम पे भी दी थी कि उन्होंने जो वो 3 लॉ दिए थे, जिनको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सो अभी तक हम एटलीस्ट 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम मॉडल पेपर को ही सॉल्व करके यहाँ से कर सकते थे। तो इससे आपको पता लग रहा होगा कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये तो सेम टू सेम ही क्वेश्चन आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर के ऊपर दिया हुआ था। द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर, कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन किसके लिए गुड होल्ड करता है। और मैंने आपको उस टाइम पे भी इसको एक्सप्लेन किया था कि इसका आंसर होगा डी, ऑल टाइप ऑफ मिरर के लिए। क्योंकि जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो कहीं पर भी ये मेंशन नहीं करता है कि आपका जो मिरर है वो कौन सी शेप का होना चाहिए, कौन सी साइज का होना चाहिए, और कौन से टाइप का होना चाहिए। तो ये जो है वो सभी के सभी मिरर्स के लिए जो गुड होल्ड करता था, और मैंने उस टाइम पे भी आपको फुल एक्सप्लेनेशन दी थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 में पूछा गया है, इन द फूड चेन लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर प्रेजेंट एट विच लेवल। फूड चेन में आपको पता होगा कि सबसे नीचे हमारे पास आते हैं प्रोड्यूसर्स। ठीक है, सबसे नीचे आते हैं हमारे पास प्रोड्यूसर्स, देन उसके बाद हमारे पास आते हैं प्रोड्यूसर्स के बाद हमारे पास आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, देन उसके बाद हमारे पास आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, एंड देन उसके बाद आते हैं हमारे पास टर्शरी कंज्यूमर्स। तो जो सबसे ज्यादा होते हैं वो होते हैं हमारे पास प्रोड्यूसर। तो कोई भी फूड चेन होगी उसमें जो बेस होगा वो सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाएगा, अगर आप नंबर के बेसिस के ऊपर बात करें। तो ये भी आपको कुछ केस में एक्सेप्शंस देखने के लिए मिल जाती है, पर इन जनरल जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो होना था ए, जिसमें आपको बोला गया प्रोड्यूसर आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग देयर ओन फूड बाय ट्रैपिंग द एनर्जी ऑफ द सन। सो द फर्स्ट टॉपिक लेवल इज कंपोज्ड ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल, दैट मीन्स जिसको हम प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं। तो अभी तक आपको दिख रहा होगा कि कितने ज्यादा क्वेश्चंस आप पूछ सकते थे। अब देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो सेम एज इट इज ही आपसे क्वेश्चन जो था वो आपकी मॉडल क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ अ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ यंग एडल्ट विद द नॉर्मल विजन इज अबाउट, कि नॉर्मल विजन जो है वो कितना, जो एक ह्यूमन बींग है, ये नॉर्मल यंग एडल्ट जो है जिसका आईसाइट बिल्कुल ठीक है, वो कितने तक मिनिमम डिस्टेंस, लीस्ट का मतलब क्या होता है मिनिमम। मैंने आपको उस टाइम पे भी बोला था कि आपने ध्यान रखना है लीस्ट
और मैक्सिमम में क्या फर्क है। तो लीस्ट डिस्टेंस आपसे पूछा गया, तो आपका आंसर होना था 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर तक कोई भी यंग एडल्ट जिसका नॉर्मल विजन है वो आराम से देख सकता है, कम से कम डिस्टेंस इतने तक देख सकता है वो, ठीक है। तो अगेन अभी तक आपको दिख रहा होगा कि मैक्सिमम हम जो है वो 6 to 7 क्वेश्चन जो थे वो मॉडल क्वेश्चन पेपर से ही सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो ये है विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट ऑफ फूड चेन। अगेन सेम टू सेम आपका ये जो क्वेश्चन है वो मॉडल क्वेश्चन पेपर में था, तो उसमें हमने उस टाइम पे भी सॉल्व किया था ग्रास, गोट एंड ह्यूमन। ये जो फर्स्ट ही ऑप्शन जो वो इसका वो करेक्ट होगा, क्योंकि आपको पता है कि ग्रास को जो वो गोट खा लेती है और गोट को जो वो ह्यूमन बींग्स खा सकते हैं, तो इस तरह से एक फूड चेन बन जाती है। तो हमारा जो सही आंसर होता है वो 1 था। अगेन ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। तो अगेन आपको लग रहा है कि अभी तक आपको लग रहा हो कि एटलीस्ट 8 क्वेश्चन तो आप आराम से मॉडल क्वेश्चन पेपर से कर सकते थे। अब नेक्स्ट है विच लेंस इज अप्रोप्रिएट टू करेक्ट प्रेस बायोपिया। तो प्रेस बायोपिया भी अगेन आपको उस टाइम पे मैंने थोड़ा बहुत इसके करवाया था जब हमने पावर ऑफ अकोमोडेशन वगैरह पढ़ा था। तो यहाँ पे हम कौन से तरह का लेंस जो वो देते हैं ताकि जो प्रेस बायोपिया की कंडीशन है वो ठीक हो, तो वो होता है हमारे पास बाईफोकल लेंस। बाईफोकल लेंस का मतलब होता है जिसमें दोनों तरह के लेंस पाए जाते हैं, कन्वेक्स भी और कनकेव भी, दोनों तरह के लेंस जो वो एक साथ इकट्ठे दिए जाते हैं, जिसको बाईफोकल लेंस बोलते हैं। तो प्रेस बायोपिया जो एक तरह से एबिलिटी होती है पर्सन, मतलब जो पर्सन होता है वो विद एज जो है वो उसकी नजदीक की चीजों को देखने की जो कैपेबिलिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है, तो इसी को हम प्रेस बायोपिया कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अगेन बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको बोला गया था अमंग द 5 आर्स टू सेव द एनवायरमेंट। जब हम एनवायरमेंट की सेव की बात करें तो हम आर करके 5 आर जो वो टर्म्स देते हैं। व्हाट डज थर्ड आर स्टैंड फॉर। तो तीसरा वाला जो आर है वो किसके लिए स्टैंड करता है। तो देखिए मैंने आपको लिख दिया है द 5 आर के होते हैं। पहला होता है रिफ्यूज, सेकंड होता है रिड्यूस, थर्ड होता है रीयूज, फोर्थ होता है रीपर्पस एंड फिफ्थ होता है रिसाइकल। तो अमंग दीज आपको पता लग गया कि थर्ड आर किसके लिए स्टैंड करता है, थर्ड आर स्टैंड फॉर द रीयूज। तो इसकी वजह से जो ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट होगा। प्लीज सभी एंड ऑफ द वीडियो आप कमेंट डाउन कीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन जो वो 20 में से सही हुए हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। आपको पूछा गया गंगा एक्शन प्लान वाज लॉन्च इन विच ईयर। जो गंगा एक्शन प्लान था उसको कौन से ईयर में जो है वो लॉन्च किया गया था। तो गंगा एक्शन प्लान क्या था, उसमें हमारा ये था कि हमने हमारी गंगा रिवर को पोल्यूशन फ्री बनाना है, ठीक है। तो वो प्लान कब लॉन्च हुआ था, वो हुआ था 14 जनवरी 1985 को। तो आपको जो 4 ऑप्शन है उसमें आपको डे नहीं दिया है, आपको डायरेक्ट जो है वो ईयर पूछा था। तो ईयर में आपको आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 1985 में। तो जिन्होंने अभी सी आंसर लगाया है उनका वो करेक्ट हो गया है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। आपको पूछा गया विच अमंग दीज इज अ मेटल। तो आपको इन 4 ऑप्शन में से बताने कि मेटल कौन सा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल का आपको चार्ट दे दिया है। यहाँ पे जो आपको यहाँ तक का जो ये हिस्सा है, ये जो ब्लैक कलर की आपको बाउंड्री दिख रही है, इससे पीछे ये जितने भी हैं ये सारे के सारे मेटल्स हैं, और इसके आगे जो है वो नॉन मेटल्स हैं। तो आपको दिख रहा है हीलियम। तो हीलियम आपको कौन से वाले एरिया में दिख रहा है, नॉन मेटल वाले एरिया में दिख रहा है। अगर आपको मैं कार्बन बोलूं तो कार्बन भी आपको अगेन नॉन मेटल वाले एरिया में दिख रहा है। अगर आपको मैं नाइट्रोजन बताऊं तो वो भी आपको नॉन मेटल वाले एरिया में दिख रहा है। जो आपको मेटल वाले एरिया में दिख रहा है वो सिर्फ बीई बेरिलियम ही दिख रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बेरिलियम। सो आई होप आप सभी का यह वाला आंसर भी क्वेश्चन भी सही होगा। अब नेक्स्ट पूछा गया आपसे क्वेश्चन नंबर 16। C4H10 इज द फॉर्मूला ऑफ, यानी कि जो C4 और H10 है वो किस केमिकल का फॉर्मूला है। तो इसका आंसर होगा ब्यूटेन। अगर आपने ब्यूटेन का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा कि ब्यूटेन के अंदर आपको 4 कार्बन देखने के लिए मिलते हैं और 10 हाइड्रोजन यहाँ पे आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो इसका भी अगेन जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो है क्वेश्चन नंबर 17। मोस्ट द सबसे इजी क्वेश्चन है जिसको हम बहुत बार पढ़ते हैं। कितनी बार तो आप अपने स्कूल्स में एड्स डे को भी मतलब बनाते होंगे, इसके बारे में पढ़ते होंगे। तो आपसे पूछा गया व्हाट कॉज द एड्स इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर जो एड्स बीमारी है उसको कौन कॉज करता है। तो अगेन आपको नाम भी नहीं पूछा था कि वायरस का नाम क्या, आपसे बस ये पूछा गया था कि कौन करता है, कि वो वायरस है, क्या वो फंजाई है, क्या वो प्रोटोजोआ है या बैक्टीरिया। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि एड्स जो है वो एक वायरस की वजह से फैलता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है एड्स की ये फुल डेफिनेशन है, दिस इज कॉज बाय द HIV वायरस। तो आपसे इवन वायरस का नाम भी नहीं पूछा था, आपसे सिर्फ ये पूछा था कि कौन करता है, तो वो वायरस करता है, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 18। अगेन इस क्वेश्चन को भी आप हमारे मॉडल क्वेश्चन पेपर वाले जो मैंने 3 पार्ट कर दिए, अगर आपने वो तीनों देखे होते तो आराम से कर सकते थे, क्योंकि मैंने वहां पे आपको बहुत ज्यादा डिटेल में समझाया था कि डिस्पर्जन क्या होता है।
वो आपको क्वेश्चन जो वो 2 मार्क्स में आया था, पर अगर आपने उसको ध्यान से पढ़ा होता तो आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते थे। द क्वेश्चन इज द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर इज कॉल्ड। जो हमारी व्हाइट लाइट होती है वो 7 कलर में जो है वो स्प्लिट हो जाती है। जब जैसे हम रेनबो देखते हैं तो वहां पे भी आपको दिखता है कि वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन। यहाँ पे मैंने आपको सभी की डेफिनेशन लिख दी है। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो यहाँ पे मैंने आपको डिस्पर्जन, इंटरफेरेंस की भी लिख दी है, जो भी यहाँ से पूछा गया था। और डिस्पर्जन में आपको मैंने लिखा है कि स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू अ 7 कंपाउंड कलर, जिसको हम बिब्ग्योर बोलते हैं, ऑन पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, उसी को हम बोलते हैं डिस्पर्जन। तो इसकी वजह से जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक आप देख सकते हो कि आप 10 क्वेश्चन जो थे वो आराम से सॉल्व कर सकते थे, जब अगर आपने वो मॉडल क्वेश्चन पेपर वाला किया होता तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। विच टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल? जो हमारे पास N2 मॉलिक्यूल है उसके बीच में कौन सी तरह का बॉन्ड पाया गया? कितना इजी क्वेश्चन है। हमें पता है, अगर आपको नाइट्रोजन की बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता है तो आपको पता है कि जो एक नाइट्रोजन होता है वो एटलीस्ट 3 और इलेक्ट्रॉन्स को ले सकता है। ठीक है, जब वो लेगा तो वो कितने, एटलीस्ट 3 और बॉन्ड बना सकता है। तो एक नाइट्रोजन जो है वो दूसरे नाइट्रोजन के साथ जो वो 3 बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बना के N2 मॉलिक्यूल बनाता है। तो आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी, जिसको हम बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि नाइट्रोजन एटम के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर शेल के अंदर, वो 3 और इलेक्ट्रॉन को जो वो शेयर कर सकता है या गेन कर सकता है। तो इस वजह से वो ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेता है अपने जैसे एक और मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, द नेक्स्ट और जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा पार्ट ए या वी कैन से कि सेक्शन ए में आया हुआ। और अगेन ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया था, अगर आपने वो पार्ट बी देखा होगा मॉडल क्वेश्चन पेपर सीरीज में। अगेन वो जो ये वाला जो क्वेश्चन था वो 2 मार्क्स में आया हुआ था, बट अगर आपने पढ़ा होता तो आपको 1 मार्क्स तो आराम से मिल सकता था। सो व्हाट वाज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट डन बाय द मेंडलीव? तो मेंडलीव ने कौन से बेसिस के ऊपर क्लासिफिकेशन की थी? तो वो थी एटॉमिक मास। और मैंने आपको वहां पे फोकस करके बोला था कि मेंडलीव ने जो दिया था वो एटॉमिक मास के ऊपर दिया था। अभी की जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम है, वो एटॉमिक नंबर के ऊपर है, बट जो मेंडलीव ने दिया था वो एटॉमिक मास के ऊपर था। तो अगर आपने उस पॉइंट को ध्यान से सुना होता तो आपको 1 मार्क्स जो है वो आराम से मिल गया होता। तो इसी के साथ हमारे जो है वो 20 एमसीक्यूज जो हमारे सेक्शन ए में आए थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको जो है वो सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है वो मिल गए होंगे। अगर आप कमेंट डाउन जरूर करिएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन का जो पीडीएफ है विद आंसर, जो मैंने ये सारे एक्सप्लेनेशन लिखे हुए हैं, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको जो वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां से ज्वाइन करके इस पीडीएफ को वहां से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको बाकी सीरीज के भी इसी तरह के क्वेश्चन चाहिए या बाकी के पार्ट्स भी आप चाहते हो तो आप नीचे कमेंट डाउन कर सकते हो। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आगे की सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू।